Hello guys, welcome to Stopgap Solutions. So our today topic will be the current affairs of April 2021 Science and Tech section. Here our first topic is Niti Aayog launches AIM Prime to support science-based startups. So guys, Atal Innovation Mission by Niti Aayog in association with Bill and Melinda Gates Foundation launch AIM Prime. Prime is what? Program for Researchers on Innovations, Market Readiness and Entrepreneurship. So इन्होंने ये लॉन्च किया है. एम प्राइम के बारे में हम पढ़ लेते हैं. प्रोग्राम एम्स एट प्रमोटिंग साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी. For that, it will provide training and guidance over a period of 12 months, 1 year guys. And it will be implemented by Venture Center. ये क्या है? A non-profit technology business incubator. Then eligibility. अब इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन एलिजिबल है? सो जो टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं हमारे, अर्ली स्टेज डीप टेक स्टार्टअप्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे एंड क्लिनिशियंस होंगे जिनका स्ट्रॉन्ग साइंस बेस्ड डीप टेक बिजनेस आइडियाज जो लेकर आएंगे या जिनका ऑलरेडी है, दोज आर एलिजिबल फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, CEOs and senior incubation managers of AIM funded Atal incubation centers that are supporting deep tech entrepreneurs. So guys, as we know that अटल इनोवेशन मिशन के अंडर में इंक्यूबेशन सेंटर भी बन थे. तो उन इंक्यूबेशन सेंटर्स के जो CEO और सीनियर इंक्यूबेशन मैनेजर्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे. About deep technology, deep techs are very high cutting edge and disruptive technologies. These tech based on scientific discoveries, engineering, maths, physics and medicine. So basically STEM. So example of this is a new medical device or technique fighting cancer, data analytics to help farmer grow more food, or a clean energy solution trying to lessen the human impact on climate change. So जो भी टेक्नोलॉजी इनोवेटिव्स होंगे, इनोवेशन आइडियाज होंगे, उसको उसके बारे में ये इसको और ज़्यादा प्रोपगेट करेगा और ज़्यादा बढ़ावा देगा उसको. This ends here. Our next topic is Health Ministry releases National Policy for Rare Disease 2021. So अब ये न्यूज़ में क्यों है कि जो केयर टेकर्स हैं उन पेशेंट्स के जिनको रेयर डिसीजेस हैं वो इस पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है. ये पॉलिसी रिलीज किसने किया? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. सो अब रेयर डिसीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. WHO ने डिफाइन किया है रेयर डिसीज को एज अ लाइफ लॉन्ग डिसीज और डिसऑर्डर दैट ऑफन हाईली वीकनेस एन इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल को नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा वीकनिंग आ जाए जिस बीमारी के चलते, जो लाइफ लॉन्ग हो या बीमारी हो या कोई ऐसा डिसऑर्डर हो, उसके साथ उसका प्रिविलेज जो है वो पर 1000 पॉपुलेशन में एक या एक से भी कम हो, 1 और लेस देन 1000, तो उसको हम रेयर डिसीज बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, autoimmune. Now, however, every country has its own definition of rare disease. सबका अलग अलग definition होता है. US ने इसको define किया हुआ है जब भी कोई भी बीमारी आपके 2 लाख लोगों से कम पेशेंट पे होगा वो रेयर डिसीज होगा. और EU ने इसको डिफाइन किया है कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या क्रॉनिकली डेबिलिएटिंग वीकनिंग कंडीशन जिसको आपका 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर 10,000 पॉपुलेशन. तो ये आपका EU का डेफिनेशन है. नेक्स्ट, अबाउट नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021. It aims to lower the incidence and prevalence of rare disease based on the integrated and comprehensive preventive strategy. अब ये सबसे पहले तो इसको रोकना ही है, लो करना है इंसिडेंस को और प्रिवलेंस करना है. जो भी प्रिवलेंस है ऐसे रेयर डिसीजेस का उनके इंसिडेंस को कम करना है. The strategy include awareness generation, counseling programs, providing affordable healthcare among others. अब इसका की फीचर्स क्या है इस पॉलिसी का? तो इसमें कैटेगराइजेशन है, उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है. सबसे पहला, डिसऑर्डर्स एमिनेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, एक बार में ठीक हो जाए, या फिर उसको लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, या फिर कोई डेफिनेटेड ट्रीटमेंट अवेलेबल तो है बट चैलेंज आर मेक टू ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर बेनिफिट. ट्रीटमेंट अवेलेबल है बट उसको पेशेंट को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है.
देन अब इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट क्या क्या है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट 20 लाख तक अंडर अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दोज रेयर डिसीजेस लिस्टेड अंडर ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 की जो डिसीजेज हैं जिनमें वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से इंसान ठीक हो सकता है, तो उसके लिए 20 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, किसके अंडर, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर। मोरओवर बेनिफिशियरी फॉर सच फाइनेंशियल असिस्टेंस वुड नॉट बी लिमिटेड टू बीपीएल। बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जो हैं वही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी। अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन एलिजिबल अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो भी पीएमजेएवाई के अंडर में आते हैं, उसके 40% लोग पॉपुलेशन जो है वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। फर्दर जो ग्रुप 2 वाली डिसीजेज हैं, द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन कंसिडर सपोर्टिंग स्पेसिफिक पेशेंट। स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है कि ऐसे पेशेंट को कोई स्पेसिफिक सपोर्ट दिया जाना है। It includes a rare disease that can be managed with special diets, hormonal supplements, or other relatively low-cost interventions. Disease listed under Group 2. तो ग्रुप 2 जो है, मान लीजिए ऐसी कोई बीमारियां हैं जिसको आप अच्छी डाइट से, प्रॉपर केयर से ठीक कर सकते हैं, तो स्टेट्स ऐसा कुछ स्पेसिफाई कर सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स। नाउ वॉलंटरी क्राउड फंडिंग। So government has said that it will assist in voluntary crowdfunding for the treatment of Group 3. अब जो Group 3 बीमारियां हैं उसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने एश्योर किया है कि वो क्राउड फंडिंग को सपोर्ट करेंगे। इट इज बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट टू फुली फाइनेंस द ट्रीटमेंट ऑफ हाई कॉस्ट रेयर डिसीज ऑफ Group 3। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई Group 3 का पेशेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा डिसीजेज ऐसी हैं जो जिसका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट के लिए फीजिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, असिस्ट करेगी क्राउड फंडिंग को। Okay guys, so this ends here. The next topic is NASA's InSight lander detects massive quakes on Mars. So अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि नासा का जो इनसाइट लैंडर है उसने 2 स्ट्रॉन्ग क्वेक्स मार्स पे डिटेक्ट किए हैं। लैंडर इज अ पार्ट ऑफ नासा's इनसाइट मिशन टू मार्स, जो 2018 में लॉन्च हुआ था। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनसाइट इज सॉल्व फॉर इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सीस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। ये नासा के अंडर है। Mission aims to study the deep interior of Mars. It is the first program to analyze the interior of the red planet beneath surface like the crust, mantle, core. ये पहला अपने ऐसा टाइप का मिशन है जिसके अंदर आप मार्स का क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों चीजों को स्टडी करेंगे। पार्ट ऑफ इनसाइट मिशन इज अ पार्ट ऑफ इनसाइट नासा's डिस्कवरी प्रोग्राम 1992। तो जो इनसाइट मिशन है वो नासा का जो डिस्कवरी प्रोग्राम है 1992 का, उसके अंडर में है। डिस्कवरी प्रोग्राम एक सीरीज है of solar system exploration missions. NASA funds these missions through its planetary mission program office. इसके थ्रू इसका फंडिंग जाता है गाइस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में जो लैंडर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। NASA launched the lander under NASA's InSight mission 2018. पर्पस इसका है, एक रोबोटिक लैंडर है डिजाइन टू स्टडी द डीप इंटीरियर ऑफ मार्स टू लर्न हाउ ऑल सेलेशियल बॉडीज विद रॉकी सरफेस इंक्लूडिंग अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड। अब ये सब बनी कैसे, जितनी भी सेलेशियल बॉडीज हैं, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, वो बनी कैसे। देन मैन्युफैक्चर्ड बाय, द लैंडर वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन स्पेस सिस्टम्स। आई एम श्योर आपने इसका पहले कई बार सुन रखा होगा। NASA's Jet Propulsion Laboratory manages it. For the European agencies built most of its scientific instruments. So इन सब ने मिलकर इसको combinedly बनाया। The scientific instruments used for the mission are seismometer जो quakes को detect करे, sensors for gauging wind and air pressure, and magnetometer and a heat flow probe designed to take the planet's temperature. That's it. Next topic is Ares tracked supernova explosion in Wolf-Rayet stars. So now what is Ares? So it is Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences, Ares. इसने ट्रैक किया है एक बहुत ही रेयर सुपरनोवा एक्सप्लोजन। They traced the supernova explosion to one of the hottest kinds of stars called Wolf-Rayet stars और WR stars. अब ये इसका नाम है गाइस, ये हमको याद रख लेना है, थोड़ा सा टर्म बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, साइंस एंड टेक में बन जाता है, सीधा सीधा प्लेन क्वेश्चन आएगा। एरीज क्या है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंदर DST। अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी द सुपरनोवा एक्सप्लोजन कॉल्ड SN 2015 DJ। एक्सप्लोजन हैपेंड इन द गैलेक्सी NGC 7371 2015 में हुआ। The Ares calculated the mass of star collapse to form the supernova. Based on that, they have found that origin
ओरिजिनल स्टार वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टार्स। जो ओरिजिनल जो सुपरनोवा जिसकी वजह से हुआ, तो साइंटिस्ट ने ये फाउंड किया कि वो दो स्टार्स की वजह से हुआ, ये अलग और ये अलग। तो एक जो मैसिव स्टार था उसमें से, उसका नाम है WR, which we have already dealt with, and the other one star with much lesser mass। इसका मास इसके कंपैरिजन में काफी कम है। एंड देन द सन, जो हमारा सन है उसके कंपैरिजन में जो दूसरा वाला स्टार है उसके कंपैरिजन में उसका मास काफी ज्यादा कम है सन के कंपैरिजन में। अबाउट वोल्फ-रेड स्टार, सो उन दो में से जो एक तो हमारा हो गया, एंड द सेकेंड वन जो WR है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वोल्फ-रेड स्टार हाईली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बहुत चमकीला है। सरफेस टेम्परेचर इज 1000 टाइम्स मोर देन सन। दोनों का ही जो मास है वो सन से ज्यादा है, एंड इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो सन से काफी ज्यादा है, 1000 टाइम्स ज्यादा है। ये मैसिव स्टार है, but they have completely lost their outer hydrogen, so the WR stars fusing helium or heavier elements into the core। so इसका जो outer hydrogen है जो इस स्टार का, वो completely lost हो चुका है। so now it is using, the star is using helium और heavier element जो इसके core में है। The study of certain types of massive luminous supernovae explosion can help to probe these stars that remain a mystery for scientists। अब हम ये सारी स्टडीज करते क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो गाइस हमको पता लगाना होता है हाउ दिस यूनिवर्स मेड, हाउ आर अर्थ मेड, आर प्लैनेट्स आर मेड, ये सब पता करना होता है। सेकेंड हमारा सन के बारे में हमको पता करना होता है। सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज सुपरनोवा। सुपरनोवे आर हाईली एनर्जेटिक एक्सप्लोजन्स ऑफ द यूनिवर्स रिलीजिंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा जिसमें बहुत सारा एनर्जी निकलेगा। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ दिस एक्सप्लोजन हेल्प्स इन अंडरस्टैंड the nature of the exploding star as well as the explosion properties। it can also help calculate the number of massive stars। अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो हमको इसका एनर्जी के बारे में पता चल जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है, और हमको ये भी पता चलता है कि इसमें कितने नंबर्स थे स्टार के। मतलब ये अभी जो हमने पिछला वाला पढ़ा उसमें 2 स्टार्स थे, ऐसे ही अगर कोई और सुपरनोवा हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो 1 से हुआ, 2 से हुआ या 3 से हुआ। A supernova is the explosion of a star. It is the largest explosion that takes place in space। Supernova are often seen in the other galaxies, but supernova are difficult to see in our own Milky Way because dust blocks our view। अब ये दूसरी गैलेक्सीज में तो दिख जाता है, लेकिन हमारी जो गैलेक्सी में होता है उसको हमसे जो डस्ट जो होता है वो ब्लॉक कर देता है हमारा व्यू, उसकी वजह से हम इसको देख नहीं पाते। Further, a supernova happens where there is a change in the core or the center of the star। अब ये होता क्यों है? मान लीजिए ये स्टार है जैसे कि हमारा सन है, तो इसके कोर में, इसके सेंटर में जब चेंजेस होते हैं तब ये सुपरनोवा होता है। ओके गाइस, सो लेट मी क्लियर दिस। या सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज WHO गाइडलाइन टू कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ जूनोटिक डिसीज। अब यहाँ WHO ने बोला है, WHO फॉर एनिमल हेल्थ एंड UN एनवायरमेंट प्रोग्राम जॉइंटली रिलीज गाइडलाइंस टू कंट्रोल जूनोटिक डिसीज, कि हमको जूनोटिक डिसीज को कैसे कंट्रोल करना है। गाइडलाइन आस्क टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जूनोटिक पैथोजेंस टू ह्यूमन इन फूड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग चेन्स। तो WHO ने बोला है कि जो फूड प्रोडक्शन होता है और मार्केटिंग चेन्स जो होती हैं उसके थ्रू जो जूनोटिक ट्रांसमिशन होता है उसको हमको स्टॉप करना है। Zoonotic disease होती क्या है? It's an infectious disease that jumps from a non-human animal to human। And मान लीजिए ये एनिमल है, यहाँ ह्यूमन है, अगर इससे इसको कोई बीमारी जंप कर जा रहा है तो उसको हम जूनोटिक बोलेंगे। जूनोटिक पैथोजेंस में भी अब ये बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। ये ह्यूमन से डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है या फूड, वाटर और एनवायरनमेंट से भी फैल सकता है। मान लीजिए एक एनिमल है, एनिमल से ह्यूमन में हो गया, ह्यूमन से ये दूसरे ह्यूमन में कैसे ट्रांसफर होगा? या तो ये डायरेक्टली हो सकता है जैसे अभी हमारा कोरोना वायरस हो जाता है, या फिर ये फूड, वाटर, एनवायरनमेंट किसी के भी थ्रू हो सकता है। सो की गाइडलाइंस जो WHO ने डिफाइन किए हैं उसके लिए, पहला, कंट्रीज शुड सस्पेंड द सेल ऑफ लाइव एनिमल्स। अब जैसा कि हमको पता है कुछ थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि हमारा कोविड-19 भी लाइव एनिमल्स के उससे निकला है, तो अभी WHO ने बोला है कि ऐसे जो लाइव एनिमल्स का सेल होता है ओपन मार्केट, उसे सस्पेंड कर देना चाहिए। देन सेकेंडली, स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी बॉडीज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए जिससे इसका ट्रांसमिशन रुक जाएगा। थर्डली, एडिक्वेटली ट्रेनिंग ऑफ फूड इंस्पेक्टर्स, जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छे से दी जानी चाहिए जिससे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है उसको ठीक से चेक कर सके। देन स्ट्रेंथनिंग एनिमल हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम। अब
एनिमल्स का एकदम से सारा का सारा ट्रेड बंद हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल गाइज। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि जो एनिमल्स का सर्विलियंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, कि हम टाइम टू टाइम चेक कर सके कि अगर इस एनिमल में कुछ ऐसा है, कोई ऐसा पैथोजन है, कोई ऐसा वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी है जो जूनोटिक हो सकता है, तो हम उसको वहीं पे स्टॉप कर पाए। फिफ्थ, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फूड सेफ्टी इंफॉर्मेशन कंपनीज। implementing food safety information companies, कैंपेन शुड क्रिएट अवेयरनेस टू मार्केट ट्रेडर्स को अवेयरनेस होना चाहिए, स्टॉल होल्डर्स को, कंज्यूमर्स को और वाइड पब्लिक को ये अवेयरनेस होना चाहिए। हमको इसकी अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स चलाने हैं। दैट्स इट गाइस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया टू इंपोर्ट मेडिकल ऑक्सीजन टू कैटर डिमांड। अब ये न्यूज में क्यों है? अ नंबर ऑफ स्टेट्स आर रिपोर्टिंग शॉर्टेजेस ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन फॉर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट। ये तो हम सबको पता है गाइस कि ऑक्सीजन का कितना शॉर्टेज हुआ था हमारे यहाँ। This is why India is planning to import 50,000 metric tons of medical oxygen to cater the rising demands. So अब ये गाइस अप्रैल का न्यूज़ है, दैट्स वाई उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था ऑक्सीजन का, तो उस टाइम हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 50,000 मेट्रिक टन्स को हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। अब मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ हाईली प्योरिटी ऑक्सीजन सस्टेनेबल फॉर यूज इन ह्यूमन बॉडी, सो इट इज़ यूज फॉर डायरेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट्स। No other types of gases present in the medical oxygen cylinder. This is to prevent contamination. अब गाइज नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन तो हमको एनवायरनमेंट से भी मिलता है, लेकिन जो पेशेंट होता है वो इतना वीक हो जाता है कि वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं कर पाता। तो दिस ऑक्सीजन इज मोर देन 95% ऑफ प्योर ऑक्सीजन विच वी कॉल मेडिकल ऑक्सीजन। तो इसको डायरेक्टली पेशेंट ले सकते हैं, और इसमें किसी तरह का और भी गैसेस नहीं मिलाया जाता है गाइज, क्योंकि इससे कंटेमिनेशन को रोका जा सके। एप्लीकेशन इन द मेडिकल फील्ड। पहला, provide a basis for virtually all modern anesthetic techniques. Secondly, restore tissue oxygen tension by improving oxygen availability. अब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हो जाएगा तो टिश्यू ऑक्सीजन, जो टिश्यू को जब ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका टेंशन कम हो जाएगा। देन शॉक। अब ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाता है बॉडी को, तो कुछ कुछ कंडीशंस अराइव होते हैं, जैसे शॉक, सीवियर हेमरेज, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड ट्रॉमा, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो हम उन सबको भी रोक सकते हैं। तीसरा, एड रेसिटेशन, एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग समवन फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस और अपरेंट डेथ। इसमें हमारा होता है कि कोई बेहोश हो जाता है, लेट से अनकॉन्शियस हो जाता है, या इस कंडीशन में कि अगर उसको तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो मर भी सकता है। तो ऐसे कंडीशंस को बचाने के लिए हम तुरंत मेडिकल सप्लाई कर सकते हैं ऑक्सीजन का। चौथा, प्रोवाइड लाइफ सपोर्ट फॉर आर्टिफिशियल वेंटिलेटेड पेशेंट एक्सेट्रा। एंड लास्ट, की जो भी कोई ऐसा सीरियस पेशेंट है जिसको मोर देन 60-70% लंग्स जो खराब हो जाते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली वेंटिलेटर पे रखते हैं, तो उसके लिए हमको लाइफ सपोर्ट देना पड़ता है जिसमें हमारा ऑक्सीजन आता है। देन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेंडर्स। Manufacture prepare medical oxygen cylinder with 99.5% highly purity liquid oxygen using the pressure swing absorption. अब ये गाइस टेक्निक होता है PSA, plants the companies manufacture medical oxygen. PSA is a technology used to separate some gases, here oxygen, from mixture of gases under pressure. अब बहुत सारी गैसेज है गाइस, उसमें आपके कई सारी 1 2 3 वाले 4 अलग अलग टाइप की गैसेज है। तो PSA जो टेक्निक है उससे हम सारी गैसेज से ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे। नाउ मैन्युफैक्चर जो होते हैं दे प्रिपेयर ऑक्सीजन इन लिक्विड फॉर्म, लेटर दे स्टोर दिस लिक्विड ऑक्सीजन इनटू जंबो टैंकर्स और ट्रांसपोर्ट इन क्रायोजेनिक टैंकर्स एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। आप सिंपल है, आप एक ऑक्सीजन को बना लेंगे, उसके बाद आप उसको ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए जो टैंकर जो चाहिए होता है वो क्रायोजेनिक होते हैं। एंड एट द डिस्ट्रीब्यूटर दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रीगैसिफिकेशन, आफ्टर दैट दे रेस्टोर ऑक्सीजन गैसेज इनटू जंबो सिलेंडर्स एंड यूरा सिलेंडर्स। अब यहाँ से आपने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसके बाद आप इसका रीगैसिफिकेशन करके आप इसको सिलेंडर्स में भर देंगे। अब चैलेंजेस क्या है? ऑक्सीजन पोजेस अ फायर रिस्क, ऑक्सीजन इज हाईली इनफ्लेमेबल गाइस, इसमें बहुत जल्दी आग लग जाता है। सो द लेवर ऑक्सीजन सिलेंडर हैज टू बी स्मोक फ्री एंड अवॉइड यूजिंग एनी फ्लेमेबल मटेरियल नियर बाय व्हेन यूजिंग ऑक्सीजन। ओके, सो व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन? अब कोविड-19 के टाइम पे ऑक्सीजन लेवल सबके लो थे, तो दैट्स वाई बॉडी को ऑक्सीजन का जरूरत था, डायरेक्ट ऑक्सीजन का। If oxygen levels are low for a long time without any treatment, then cells themselves are stop working completely and can actually die. अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो सेल्स हैं वो खुद ही से मरने लग जाएंगे, उन्हें और किसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस में इम्पैक्ट द ऑर्गन सच एज ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, हार्ट को करता है, लंग्स को करता है, किडनी को करता है, जिससे आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के भी चांस हो जाते हैं।
अब हाउ मेडिकल ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अब मेडिकल ऑक्सीजन जो है अलग कैसे है बाकी से। अब रेगुलर ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन एंड इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, ये 3 टाइप का होता है। इसमें डिफरेंस क्या है? पहला एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में तो गाइस आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है एंड देन अदर गैसेस CO2 एंड अदर्स। सो उसमें सेकेंडली जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होता है, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स, जो कंबशन होते हैं, जैसे कि आपको बताया अभी मैंने कि हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है, तो कंबशन के प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, कटिंग केमिकल रिएक्शंस में, इसमें ये यूज होता है, जिसमें प्योरिटी लेवल सर इतना नहीं होता है जितना कि ह्यूमन यूज के लिए होता है। सो ये तीनों में डिफरेंस हो गया गाइस। और प्योर ऑक्सीजन तो मैंने आपको बता ही दिया, मोर देन 95% और 96%। दैट्स इट फॉर। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नासा's मार्स हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी मेक्स फर्स्ट फ्लाइट ऑन अनदर प्लेनेट। सब न्यूज में क्यों है कि जो नासा का मार्स हेलीकॉप्टर इंजेनिटी है, उसने सक्सेसफुली मार्स पे फ्लाई किया है। इट इज द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन अनदर प्लेनेट। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स। नासा रोवर कॉल्ड परसिवरेंस कैरिड इट टू द रेड प्लेनेट। जो परसिवरेंस रोवर था वो इसको लेकर गया था टू द मार्स। अब इसका पर्पस क्या है? द हेलीकॉप्टर्स मेन टास्क इज टू कैरी आउट अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर टू टेस्ट द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन मार्स। फर्दर इट ऑल्सो एम्स टू कलेक्ट, अब ये सैंपल्स कलेक्ट करेगा लोकेशन से जहां पर अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं। Further, NASA's Mars helicopter engine is able to fly using counter-rotating blades that spin at about 2400 RPM. It also has a wireless communication system and is equipped with computers, navigation sensors and 2 cameras. इसमें ये सब चीजें फिट हैं, computers, navigation sensors and cameras. Moreover, it's also solar powered and is able to charge on its own. ये खुद से चार्ज हो जाता है क्योंकि ये सोलर पावर्ड है। Now, the Ingenuity helicopter's mission is to experimental in nature and is completely independent of the Perseverance rover mission. अब जो हेलीकॉप्टर है ये टोटली इंडिपेंडेंट है इस मिशन से, और इसका जो काम है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। That's it. Then DRDO develops SpO2 based supplemental oxygen delivery system. अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन launches the SpO2 blood oxygen saturation supplemental oxygen delivery system. It will be helpful for soldiers in extreme high altitude areas. जो हमारे सोल्जर्स जो बहुत ज़्यादा हाइट पे काम करते हैं, ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। Now about this system is, इसका पर्पस हमारा रहेगा the system delivers supplemental oxygen based on the SpO2 level. अब मान लीजिए SpO2 लेवल अभी हमने काफ़ी सुना होगा, जो हम ऑक्सीमीटर से नापते हैं, तो उसमें जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो मोर देन 94% आपका होना चाहिए SpO2। अगर उससे कम होता है तो ये सिस्टम उनको सोल्जर्स को प्रोवाइड करेगा। तो अगर, क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा तो और वो तुरंत सप्लाई कर देगा, तो जो सोल्जर है हमारा वो हाइपोक्सिया में जाने से बच जाएगा। हाइपोक्सिया क्या होता है? It is a state in which the amount of oxygen reaching the tissues is inadequate to fulfill the energy requirements of the body. तो बेसिकली हमारी बॉडी को जितना भी एनर्जी है, अगर उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोक्सिया। इट इज डेवलप्ड बाय डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी DEBEL which is placed in बेंगलुरु। So इसका significance क्या है guys? This system will also be helpful in the current COVID-19 pandemic. It is useful for household care for moderate COVID patient for oxygen flow therapy. अब जो moderate patient है जिनको hospital जाने का इतना requirement नहीं है, तो उनके लिए भी ये helpful हो जाएगा। Key features of the system is the system has been indigenously developed है, एक तो held dual qualities of being robust and cheap. Robust भी है, cheap भी है। Further, this system reads the blood oxygen saturation levels in the subject from a wrist-worn pulse oximeter. अगर वो आपने हाथ में पहन लिया, उसको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, और जैसे आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो ये सप्लाई कर देगा। Moreover, the system can function at extreme high altitude. काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे काम कर सकता है, featuring low barometric pressure, low temperature and humidity. The system also has software safety checks in the system to ensure the functional reliability of the system in field conditions. सो ओवरऑल ये सिस्टम काफी रोबस्ट है गाइस, प्लस ये चीप भी है, और हमारा इंडिजिनसली मेड तो है ही। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डॉजीकॉइन क्रिप्टो करेंसी। Dogecoin value has risen phenomenally this week, adding around $19.9 billion in last 24 hours and now valued at $34 billion. So guys, Dogecoin एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी ही है, और उसका वैल्यू एकदम से सडनली अप्रैल में राइज कर गया था, सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। सो अबाउट Dogecoin, इट्स अ क्रिप्टो करेंसी created in 2013 by software engineers Billy Marcus and Jackson Palmer.
इट वॉज क्रिएटेड एज अ फास्टर अल्टरनेटिव टू बिटकॉइन, क्योंकि उस टाइम बिटकॉइन बहुत जल्दी चल रहा था, तो उसी के कंपेयर में, उसी के पैरेलल हमने एक डॉजीकॉइन बना दिया. And origin, the starting of Dogecoin was a satire on the numerous fraud crypto coins that has spun at the time. It takes the name and the logo from a Shiba Inu meme that was viral several years ago. So guys, Dogecoin basically इसका कुछ serious purpose नहीं था, इसको as a मजाक की तरह बनाया गया था to mock the fraud. जो फ्रॉड होता था बिटकॉइन के उस पे नाम पे, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए इसको बनाया गया था. और इसमें जो, अगर आप इसको खोल के भी देखेंगे, इसका जो इमेज आप देखेंगे, आइकन जो देखेंगे, वो एक मीम वाला डॉग है, तो उसी के नाम पे इसका नाम भी डॉजीकॉइन कर दिया. सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बिटकॉइन? बिटकॉइन फिक्स्ड द मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल नंबर एज 21 मिलियन. सो बिटकॉइन में एक फिक्स नंबर है, जो आप उसको इतना ही माइन कर सकते हैं, दैट इज 21 मिलियन. इट इज अ फिगर दैट इज एस्टिमेटेड टू बी रीच्ड बाय 2040. ये 2040 तक रीच हो जाएगा, बट डॉजीकॉइन नंबर्स को ऐसा कोई अपर लिमिट नहीं है, और इसका ऑलरेडी मोर देन 100 बिलियन एग्जिस्टेंस में है. मान लीजिए ये बिटकॉइन है, ये डॉजीकॉइन है, इसको हमने माइनिंग करना शुरू किया. आई होप गाइस ये तो आप जानते होंगे कि जो भी हमारा क्रिप्टो करेंसी होता है उसको माइन किया जाता है. तो जो बिटकॉइन है हमारा, अगर हमने उसको माइनिंग करना स्टार्ट किया तो वो 21 मिलियन पे स्टॉप हो जाएगा, और ये माना जाता है कि ये 21 मिलियन ये 2040 में अचीव कर लेगा. ओके, और लेकिन जो हमारा डॉजीकॉइन है उसमें ऐसा कोई अपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, लेट मी क्लियर दिस, देन वी गो फर्दर. So the reason behind Dogecoin rise, the main reason believed to be behind Dogecoin's rise is the listing on Coinbase. अब इसका Coinbase पे listing हो गया था, and what is Coinbase is because most popular virtual currency exchange in the US. अब जैसे बाकी सब normal currency का exchange होता है, ऐसी virtual currency का जो exchange है उसको हम Coinbase बोलते हैं guys. So उस पे इसका listing हो गया था, इसलिए suddenly इसका जो value है वो rise कर गया था. अब कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स वही है गाइस जो हर क्रिप्टो करेंसी होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होती हैं, और जितनी ऊपर जाती हैं उतनी जल्दी ये क्रैश भी कर जाती हैं, क्योंकि इनका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है. जैसे हमारी जो करेंसीज होती हैं उसका कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, यूजुअली इट इज़ गोल्ड, बट इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है. और दूसरी बात कि इसको कोई भी इजिली मैनिपुलेट कर सकता है, और तीसरा इसका कोई रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको हम बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं मानते. सो इट इज़ it for that. And now our next topic is ISRO's Respond program to support joint research projects of IIT Delhi. So why is it in news guys? Because ISRO announces its support to 8 joint research projects of Space Technology Cell STC IIT Delhi. ISRO will support these projects under its Respond program. अब इसको वो Respond program के अंडर में सपोर्ट कर रहे हैं. अब इस प्रोग्राम के बारे में हम पढ़ लेते हैं. इसरो लॉन्च द रिस्पॉन्ड रिसर्च स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम इन 1970s. ये गाइस अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है दैट इट इज लॉन्च इन 2014 और 15, ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है, ये लॉन्च हो चुका था हमारा 1970s में ही. नाउ इट्स ऑब्जेक्टिव इज, द ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कैरी आउट R&D to relevant space. Further, ISRO will derive useful outputs of such R&D projects and use the ISRO programs. अब इसका सीधा सीधा फंडा ये है कि हम अच्छी अच्छी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनके साथ कोलैब करेंगे एंड R&D करवाएंगे, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल के आता है स्पेस से रिलेटेड, उसको हम अपने नेक्स्ट में यूज करेंगे. The financial support under the program, ISRO provides financial support for conducting research and development activities. Projects related to space science, space technology, and space application, universities and academic institutions in India will get such financial support. अब guys इसका जो financial support है वो भी हमारा ISRO देगा. Now administered by the program is under administration of the Physical Research Laboratory (PRL). It is an autonomous unit under the Department of Space. Now significance, the research studies conducted under the program will focus on some future space activities of ISRO. Further, it will also act as good supplement of various missions undertaken by ISRO. So guys, जो भी आपका R&D के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा उसको हम, उस डेटा को हम यूज करेंगे फ्यूचर जो भी मिशन होंगे इसरो के. देन हर्लेक्यून इक्थियोसिस, ओडिशा का फर्स्ट केस. तो अब ये न्यूज में क्यों है गाइस? क्योंकि उड़ीसा ने अपना पहला केस, एक जो बेबी है जो बॉर्न हुआ है, हर्लेक्यून इक्थियोसिस, दिस इज अ काइंड ऑफ डिसीज एंड इट्स अ रेयर जेनेटिक कंडीशन, तो वो रिपोर्ट किया है. इंडिया में इसका फर्स्ट केस जो रिकॉर्ड हुआ था वो 2016 में हुआ था एक प्राइवेट हॉस्पिटल नागपुर महाराष्ट्र में.
एंड ऐसा कुछ दिल्ली, पटना और वेस्ट बंगाल में भी रिकॉर्ड हो चुका है इससे पहले। सो अब इस बीमारी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो स्किन को इफेक्ट करता है मेनली। स्किन द डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ ABCA12 जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। अब ये पेरेंट्स से इनहेरिट होता है और इस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है ABCA12 जीन में तो ये बीमारी हो जाती है। Now, one ABCA12 protein plays a major role in transporting fats. Fats को ट्रांसपोर्ट करता है सेल में that make up the outermost layer of the skin. Severe mutation lead to the absence of partial production of the ABCA12 protein. अब अगर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो जाता है इस जीन में तो ये जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन को या तो वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है या फिर आधा बन पाता है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ लिपिड ट्रांसपोर्ट। तो क्योंकि अब ये फैट को ट्रांसपोर्ट करता है सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उससे बनता है, तो अब ये इसका ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। एज अ रिजल्ट सीवियरिटी ऑफ म्यूटेशन इफेक्ट स्किन डेवलपमेंट, तो स्किन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता है। अब स्किन पे इम्पैक्ट क्या होता है इसका? इट क्रिएट्स लार्ज डायमंड शेप प्लेट्स अलोंग द बॉडी दैट आर सेपरेटेड बाय डीप क्रैक्स एंड फिशर्स। द स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली। स्किन ड्राई स्केली हो जाती है, डायमंड शेप प्लेट्स बनने लग जाते हैं, उसमें बीच बीच में क्रैक्स हो जाते हैं स्किन में, फिश लाइक स्किन हो जाती है, इसीलिए इसको हम इक्थियोसिस बोलते हैं। इक्थिस का मतलब होता है फिश। द डिसीज अफेक्ट्स 1 in 3 million birds. 1 in 3 million. That's why we call it rare disease. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, एंड द करेंट ट्रीटमेंट इज सेंटर्ड अराउंड प्रोटेक्टिंग द स्किन एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। क्योंकि इसके लिए कोई फुल प्रूफ हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो बीमारी है ये बढ़ ना पाए, ये इन्फेक्शन है वो स्किन पे बढ़ ना पाए, और जो ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है हम उसको क्योर कर दें। सो दिस इज इट। और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन रेलवेज वेव ऑफ फ्यू चार्जेस। अब ये न्यूज में क्यों है? इंडियन रेलवेज हैव डिसाइडेड टू वेव सर्टेन चार्जेस, कुछ चार्जेस को खत्म करना ऑन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। दिस डिसीजन इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है पूरा कंट्री में, दैट्स व्हाई दिस डिसीजन टुक अप। सो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है क्या? ये स्पेशल ट्रेन है विच ट्रांसपोर्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जो स्टेट्स और यूटीज तक लेके जाती है क्रायोजेनिक टैंकर्स में रख के। It was started to meet the high demand for liquid medical oxygen gas for treatment of coronavirus patients. Why transport of liquid oxygen through train? अब क्योंकि फास्टर होता है ऑब्वियसली जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है उसके कंपैरिजन में, एंड 2 दिन लग जाता है, और ट्रांसपोर्ट अगर हम रोड से करते हैं तो 3 दिन लग जाता है, और जो ट्रेन है वो हमारा 24 आवर्स चल सकती है। लेकिन क्योंकि जो हमारे बस ड्राइवर्स होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, उनको थोड़ा रेस्ट भी करने का जरूरत पड़ता है, बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग्स इन द एंड। सो अल्टीमेटली जो ट्रेन होता है वो हमारा स्पीडी होता है ट्रक्स और बस के कंपैरिजन में। सो चैलेंजेस, ऑक्सीजन इन अ क्रायोजेनिक स्टेट इज हजार्डस केमिकल, ये बहुत ज्यादा हजार्डस होता है, इसलिए रेलवे को काफी ठीक से इसको चलाना पड़ता है। रेल को उसमें झटका नहीं लगना चाहिए, एकदम से रुकना नहीं चाहिए, प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। ओके, दैट्स इट। सो और नेक्स्ट इज CSIR CMERI, इंडिजिनसली डेवलप किया उन्होंने ऑक्सीजन एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी। अब ये न्यूज में क्यों आया? बिकॉज इन दोनों ने अपना एसोसिएट करके इंडिजिनियसली डेवलप किया है ऑक्सीजन एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी को। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज अ डिवाइस दैट कंसंट्रेट्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अब ये हवा से ऑक्सीजन लेगा एंड as by selective removing the nitrogen to supply oxygen enriched air, हवा से लेगा पूरा गैसेज, उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर देगा, फिर हमको सप्लाई करेगा। इसको हम कंसंट्रेटर बोलते हैं यूजुअली। द ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द पेशेंट हैविंग रेस्पिरेटरी डिसीज थ्रू एन ऑक्सीजन मास्क और नेजल कैनुला। उसको दोनों में से कुछ भी लगा के उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है? द डिवाइस कैन बी यूज्ड इन रिमोट प्लेसेस, होम्स और हॉस्पिटल लाइक फैसिलिटीज फॉर पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर COPD जिसको हम बोलते हैं, देन क्रोनिक hypoxemia and pulmonary edema. It may be used as an adjunct treatment for severe sleep apnea. Sleep apnea क्या होता है गाइस? ये साइलेंट भी इसको हम बोलते हैं, ये इसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है while sleeping. Then key features of the oxygen enrichment technology developed by CSEI and CMERI. तो पहला तो जो यूनिट वर्क है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था गाइस। इट यूटिलाइजेज जियोलाइट कॉलम्स टू सिलेक्टिवली रिमूव नाइट्रोजन फ्रॉम एयर अंडर सर्टेन प्रेशर। किसी भी आपने ये PSA प्लांट लगा दिया, उसके बाद में वो आप पूरा के पूरा गैसेस लेगा और उसमें से ऑक्सीजन को अलग करके सप्लाई कर देगा। सेकेंडली, द यूनिट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग मेडिकल एयर इन द रेंज अप टू
15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये आपको सप्लाई कर सकता है, और 90% से ऊपर प्योरिटी होगा उस ऑक्सीजन का। इफ रिक्वायर्ड दिस यूनिट कैन डिलीवर अप टू, अगर जरूरत पड़े तो 70 LPM तक भी दे सकते हैं, लेकिन उसका जो प्योरिटी होगा वो 30% रहेगा। इट इज वे बेटर इन कंपेरिजन टू अदर कमर्शियली अवेलेबल डिवाइसेस। And next, third, the commercial available oxygen enrichment unit generally work till 8,000 feet from sea level. However, this unit ये हमारा 14,000 फीट तक भी काम कर सकता है गाइस। सो अंडरस्टैंड, जो हमारा ऊपर हाई एल्टीट्यूड जो है वहां पर भी ये काम कर सकता है। नोट, PSA इज द प्रोसेस। PSA भी मैंने आपको गाइस बता ही दिया है कि ये क्या प्रोसेस होता है। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक इज डीप टाइम प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है, वॉलंटियर्स लीव cave after 40 days in isolation. The deep time project in France, Lombri's cave, has come to an end. अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। The deep time project was led by the scientists of the Human Adaptation Institute in partnership with the labs in France and Switzerland. So इसमें इनका जो एम था, उनको पीपल को टेस्ट करना था कि लोग अडेप्ट कैसे करते हैं, जो उनकी लिविंग कंडीशंस को और एनवायरमेंट्स को अगर चेंज कर दिया जाता है तो अडेप्टेशन कैसे होता है। सो एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 15 पार्टिसिपेंट जो लम्ब्राइव्स केव जो फ्रांस में है उसमें 40 दिन तक रहे थे, जिसमें उनके पास कोई फोन नहीं था, क्लॉक नहीं था, सनलाइट नहीं था। वो टेंट्स में सोए थे, उन्होंने अपना खुद से इलेक्ट्रिसिटी बनाया और उनका आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कनेक्टेड नहीं था। द ग्रुप ऑल्सो हैड टू ऑर्गेनाइज टास्क विदाउट हैविंग डेडलाइंस मेजर्ड विद टाइम। अब उनके पास ऐसा कोई, उनको टास्क करने थे लेकिन ऐसा कोई डेडलाइन नहीं दिया था जो टाइम से मेजर किया जा सके। इंस्टेड दे हैव टू रिलाई ऑन देयर बॉडी क्लॉक्स एंड स्लीप साइकिल्स टू स्ट्रक्चर देयर डेज। अब हमको पता है कि जो हमारा स्लीप साइकिल होता है और हमारा बॉडी में जो बॉडी क्लॉक होता है जो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करके रखता है, तो इन लोगों को उसी पे रिलाई करना था सारे अपने डे टू डे कामों के लिए। So significance of the study, firstly the project will help the scientists to understand how people can adapt to extreme living conditions. Secondly, the brain activity and cognitive function of volunteers were analyzed before they entered the cave. The data is used to compare a study after they leave the cave. पहले उनको एनालाइज किया गया, स्टडी किया गया और फिर 40 दिन बाद उनके बाद दोबारा स्टडी किया गया। Further, the purpose of the study has particular relevance during the coronavirus pandemic as millions of people live in lockdown and induced isolation. So guys, ये अभी इस टाइम पे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। हम सभी लोग सेम सिचुएशन में हैं, हम सभी लोग काफ़ी टाइम से लाइक अराउंड 2 years हम सब लोग घर में हैं, आइसोलेशन में हैं, तो उसका हमारे ब्रेन पे, हमारा बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है, उसको स्टडी करने में ये हेल्पफुल होगा। सो दैट्स इट। और नेक्स्ट टॉपिक इज पिंक मून 2020, दिस ईयर्स फर्स्ट सुपर मून। अब ये न्यूज में क्यों है? पीपल अराउंड द वर्ल्ड ऑन 26 अप्रैल 2021 उन्होंने विटनेस किया पहला सुपर मून और पिंक मून। अब सुपर मून होता क्या है? एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नॉलन इन 1979 उसने ये टर्म कॉइन किया इन्होंने सुपर मून का। ये फुल मून होता है या न्यू मून होता है दैट नियरली कोइंसाइड्स विद द पेरिजी। और पेरिजी क्या होता है? एक पॉइंट जहां मून ऑर्बिट क्लोज होता है सन के। मान लीजिए ये अपना अर्थ के, ये अपना अर्थ हो गया और यहाँ पे इसको सर्कल कर रहा है मून। तो अब ओके वेट अ मिनट, दिस इज अर्थ एंड दिस इज इलिप्टिकल। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे जब भी मून आएगा तो दिस पोजीशन, यहाँ पे इसका डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा, दिस पोजीशन इज कॉल्ड पेरिजी। सो जब भी जो फुल मून या न्यू मून होता है वो इसके साथ कोइंसाइड करता है तो उसको हम सुपर मून बोलते हैं। द सुपर मून मेक्स द मून अपीयर अ लिटिल बिगर, थोड़ा बड़ा दिखेगा, थोड़ा ब्राइटर दिखेगा यूजुअल के कंपैरिजन में, लेकिन हमारी खुद की आंखों से इसके डिफरेंस को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो व्हाट कॉल पिंक मून? मून विल नॉट बी ओरिजिनली पिंक, ऐसा कोई पिंक कलर नहीं हो जाएगा। इसका नाम जो है वो पिंक वाइल्ड फ्लावर्स जो होते हैं, जो फूल होते हैं, जो जिन्हें हम वाइल्ड ग्राउंड फ्लॉक्स बोलते हैं, जो स्प्रिंग सीजन में नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके नाम पे इसको पिंक मून बोल दिया गया। फर्दर देयर आर मेनी अदर नेम्स फॉर दिस मून सच एज स्प्राउटिंग ग्रास मून भी इसको बोलते हैं, एग मून बोलते हैं, पेशल मून बोलते हैं, फिश मून बोलते हैं। सो गाइस, अगर ये सारे नाम हमारे आ जाते हैं प्रीटी में तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। अदर डेफिनेशंस, कुछ और भी टर्म्स आपने सुने होंगे, ब्लड मून, ब्लू मून एक्सेट्रा, तो हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो ब्लू मून व्हेन 2 फुल मून्स अपीयर इन द सेम कैलेंडर, 2 फुल मून एक ही कैलेंडर में, तो वो हो जाएगा हमारा ब्लू मून। ब्लड मून, मीनिंग अ ब्लड मून इज बेस्ड ऑन इट्स रेड ग्लो ऑफ द मून, वो लाल लाल दिखने लगता है, हम इसलिए उसको ब्लड मून बोल देते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स के टाइम पे होता है टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। अब टोटल ल्यूनर एक्लिप्स के टाइम पे होता क्या है? द लाइन अर्थ लाइंस अप बिटवीन द मून एंड द सन। मान लीजिए ये आपका सन हो गया,
फिर आपकी अर्थ हो गई, फिर आपका मून हो गया, ऐसे लाइन हो गई। दिस हाइड्स द मून फ्रॉम द सनलाइट। अब इससे ये जो मून है वो हाइड हो जाता है, छुप जाता है। When this happens, the only light that reaches the moon's surface from the edges of the Earth's atmosphere, सिर्फ यहाँ के edges से, जैसे यहाँ से ये वाली लाइट आती है मून के पास केवल। The air molecules from Earth atmosphere scatter most of the blue light. The remaining light effects on the moon outer surface with a red glow marking the moon appear red in the night sky. So बाकी तो उसको जितनी भी लाइट होती है, जो ब्लू लाइट वगैरह होती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। केवल एक रेड लाइट होती है जिसकी वजह से वो रेड ग्लो करता है। दैट्स वाई उसका नाम हमने रेड मून कर दिया, ब्लड मून कर दिया। The name blood moon also sometimes used for moon that appears reddish because of the dust, smoke, haze in the sky. मान लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट है, स्मोक है, हेज है, उसकी वजह से भी जब मून हमको रेड रेड दिखाई देने लग जाता है तो हम उसको ब्लड मून बोल देते हैं। सो गाइस दैट्स इट, हमारे मेजर पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। अब हमको छोटे से फैक्टली टाइप के पॉइंट डिस्कस करने हैं साइंस एंड टेक के। सो फर्स्ट टॉपिक इज लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट। द इंडियन आर्मी ने हमारा लॉन्च किया है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस। प्रोजेक्ट हमारा एम करता है टू प्रोवाइड बेटर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज टू डिसएडवांटेज it must be advantage Ladakhi students. Also the project aims to give them the opportunity to study in the best educational institutes. अब वहाँ के स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्टडी करने का मौका मिले, इसके ये एम करता है। The Fire and Fury Corps of the Indian Army will implement the project. They will also have the partnership with Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL के साथ और NIEDO के साथ। NIEDO क्या है? एक NGO है, that is National Integrity and Educational Development Organization. So our next topic is NEO-01. The Chinese government has launched a robot prototype named NEO-01 in the low Earth orbit through its Long March 6 rocket. NEO-01 है क्या? एक रोबोट प्रोटोटाइप है डेवलप बाय चाइना बेस्ड स्पेस माइनिंग स्टार्टअप ओरिजिन स्पेस। अब ये पूछ लेगा ओरिजिन स्पेस किसका स्टार्टअप है, तो गाइस हमको लगाना है चाइना का। The aim is to observe small celestial bodies in deep space and to experiment with the novel approach to clearing up the space debris. It's called debris. Then next topic is breakthrough infection. The Union Health Ministry has said the breakthrough infection rate is low for both Covaxin and Covishield vaccine. Breakthrough infection दोनों के लिए ही कम है। breakthrough infection होता क्या है? It's a case of illness in which vaccinated individual becomes sick from the same disease for the which a vaccine was administered. मान लीजिए आपने एक वैक्सीन लगा लिया, उसके बाद आपको सेम बीमारी अगर हो जाए, उसे हम कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में ही ये बहुत कम है। देन प्रॉड आईएसएस सॉफ्टवेयर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc एंड प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने ज्वाइंटली हमारा बनाया है प्रो IISc सॉफ्टवेयर। अब ये एम करता है टू ऑटोमेट द लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक पार्ट ऑफ पेटेंट प्रोसेस। जो हमारा पेटेंट प्रोसेस होता है, उसको जो लीगल और ब्यूरोक्रेटिक पार्ट होता है उसको तेज करने के लिए, उसको ऑटोमेट करने के लिए। इट विल बी हेल्पफुल रजिस्टरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप्ड बाय इंडियन एकेडमिशियंस। हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वैसे ही बहुत पहले से प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हमारे इनोवेशन होते हैं लेकिन उनको कभी रजिस्टर नहीं करा पाते हैं, कभी पेटेंट नहीं ले पाते हैं, तो उसको ऑटोमेट करने के लिए और उसको रजिस्टर करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन. In our next section, we'll continue with some miscellaneous topic and our security topic which is left behind. So if you feel this session was worth watching, please like, comment, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. Have a nice day.